सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। कैसे हो आप लोग? बस उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे, और नहीं भी पढ़ाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अब शुरू कर दो, क्योंकि जब जागो तब सवेरा होता है। ठीक है, जब से कोशिश करना शुरू करोगे, मान लो कि कोशिश नहीं किए कोई बात नहीं, अब भी नहीं करोगे तब दिक्कत है। अगर तुम्हारे पढ़ने से कुछ अच्छा हो जाता है तो पढ़ लो ना भाई, क्यों छोड़ना है। अगर कुछ पढ़ के कुछ अच्छा हो जाता है तो पढ़ ले, क्या दिक्कत है। मानते हैं टाइम बहुत हो गया है, नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 1000 एक्सक्यूज है नहीं करने का। अगर एक चीज़ भी एक अच्छा है कि उसको करने से हमको कुछ अच्छा ही मिलेगा तो कर लेते हैं। वैसे भी क्या ही चलना है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक दिन है जिस दिन आप पूरा दिन रो के बिताते हो। एक दिन ऐसा आता है आपका लाइफ में जब आप उस दिन को पूरा रो के बिताते हो, क्या वो दिन नहीं गुजरेगा? वो दिन भी गुजरेगा, तो फिर क्यों रोना है? पास्ट को लेके क्यों रोना है? आगे का फ्यूचर देख के हंसिए और उस दिन को एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे पढ़ाई कहाँ से कर पाओगे। तो पढ़ाई करते रहिए और सेशन को देखिए और जाके PYQ भी सॉल्व करना है। अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजी के बारे में क्या क्या बेसिक चीज़ है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जो कि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम लोग आएंगे अपना मेन टॉपिक में, जो कि क्लास 11th को शुरू करना है। तो बच्चों, हम लोग कल क्या कर रहे थे? कल हम लोग बोल रहे थे कि कोई भी लिविंग थिंग है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। कोई भी लिविंग थिंग है उसका क्या क्राइटेरिया है कि उसको हम लिविंग बोलेंगे या फिर नॉन लिविंग बोलेंगे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में लिए थे, और मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोले थे। इसके अलावा जो है हम लोग का सिलेबस में उसको हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। लेकिन अगर लिविंग थिंग है तो उसको स्मॉलेस्ट क्या होना पड़ेगा? एक सेल होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सेल आखिर क्या होता है। सेल हम लोग किस चीज़ से मिलकर बने हुए? सेल से क्या बना? टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिला तो हम लोग बन गए। ठीक है, जैसे कि ऑर्गन में क्या, स्टमक क्या है? ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हमारा क्या है? ऑर्गन है। और उसमें लीवर मिला जो कि एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, आपको हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, पेनक्रियाज मिला, तो ये भी एक क्या ऑर्गन है। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिला तो क्या बना? एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्यों? उसमें आपका लंग्स मिला, उसमें आपका ट्रैकिया मिला, उसमें आपका नेजल चैम्बर मिला, तो बहुत सारा ऑर्गन मिला, तब जाके बना एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो बेसिक क्या हमारा? सेल, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? क्योंकि एक सेल जो भी इतना बड़ा बॉडी बना है वो किससे बना है? एक सेल से बना हुआ है। तो जो हमारा सेल होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चरल सिस्टम। फंक्शनल मतलब क्या? एक सेल, सिंगल सेल का बात करें तो एक सिंगल सेल ही क्या होता है? कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल वर्क। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमारा क्या बच्चों? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं, जब सेल आ ही गया है तो सेल में क्या क्या कितने टाइप के सेल होते हैं। जब सेल का बात आया है तो कितने टाइप का सेल होते हैं बच्चों? हम लोग पहला पढ़ेंगे, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या नाम सुना होगा आपने? एक तो सुना होगा आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल। क्या सुना होगा बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा क्या पढ़ो सुना होगा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है।
अब क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल में, आखिर क्यों दोनों सेल को अलग करना पड़ा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है, देखिए ये सेल है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके न्यूक्लियस में, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब कैसा होता है, एब्सेंट होता है। वही बात करें अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल के, तो ये अगर न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा बच्चों, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल को अगर मेजर डिफ्रेंशिएट करना है कि किस बेसिस पे किया गया, तो किस बेसिस पे किया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। पहला चीज क्लियर है, तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनिल है कि सेल ऑर्गेनिल नहीं है, उस बेसिस पे हम लोग सेल को दो टाइप में क्लासिफाई किए। पहला तो किए प्रोकैरियोटिक और दूसरा किए यूकैरियोटिक। बच्चों नाम में ही लिखा हुआ आपको दिख रहा है, नाम में ही आपको लिख रहा है, नाम में ही दिख रहा होगा आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या है, प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिमिटिव। क्या होता है बाबू, प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब क्या, पुराना, मतलब ओल्ड टाइप। और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसके पास ओल्ड टाइप न्यूक्लियस हो। ओल्ड टाइप न्यूक्लियस कहने का क्या मतलब है, जिसके पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों इसका नाम देखिए, इसमें आता है यू, मतलब ट्रू। यू का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू। और इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब जिसके पास ट्रू टाइप का न्यूक्लियस हो। ट्रू टाइप का न्यूक्लियस कहने का क्या मतलब है, जिसके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और जिसके पास ऐसा नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया। दूसरा बात ये आता है कि जो सेल ऑर्गेनिल्स होता है, जो सेल ऑर्गेनिल्स होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वही प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। सर क्या होता है सेल ऑर्गेनिल, आखिर सेल ऑर्गेनिल क्या होता है? बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जस्ट जुड़ा हुआ आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपके पास गोल्गी बॉडी रहता है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, आपके पास क्लोरोप्लास्ट रहता है। ये सब सारे चीज़ क्या है, सेल ऑर्गेनिल है। जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लास 11th में सेल चैप्टर पढ़ेंगे, उस टाइम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। बस अभी आप लोगों के लिए इतना इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिफ्रेंशिएट करना हो तो मेजर डिफरेंस यही है कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, और अगर न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो वो होगा यूकैरियोटिक, और एब्सेंट होगा तो होगा प्रोकैरियोटिक। सेल ऑर्गेनिल लाइक गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एब्सेंट होगा तो होगा प्रोकैरियोटिक, और प्रेजेंट रहेगा तो होगा यूकैरियोटिक। क्या इतना सा बात समझ में आया बच्चों? क्या आपको इतना सा बात समझ में आ गया? बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया? आगे जाके कोई पूछे तो आप इतना तो बता सकते हो। दूसरा जो हमारा सेल होता है बच्चों, एक होता है प्लांट सेल। क्या होता है बच्चों? प्लांट सेल। और दूसरा क्या होता है? एनिमल सेल। दूसरा क्या होता है? एनिमल सेल। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग बताओ कि हम लोग किससे बने हुए हैं? प्लांट सेल से। हम लोग किससे बने हुए हैं? प्लांट सेल से, है कि नहीं? दिमाग खोल के रखो बाबू, हम लोग प्लांट सेल से बने हुए हैं कि एनिमल सेल से? हम लोग बने हुए हैं एनिमल सेल से, ठीक है। जब भी आप क्लास करो तो क्या करो कि हम दिमाग को थोड़ा खोल के रखो। हम क्या बोल रहे थे कि हम लोग बने हुए हैं प्लांट सेल से। आप सो के मस्त वीडियो देख रहे होगे, मस्त एंजॉय चल रहा है। बच्चों अगर हम लोग एनिमल में आते हैं, एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, तो कौन से सेल से बने हुए रहेंगे? एनिमल सेल से बने हुए होंगे। और अगर प्लांट है, प्लांटी में आता है, किंगडम प्लांटी में आता है, तो किससे बना हुआ रहेगा? प्लांट सेल से मिलकर बना हुआ रहेगा। अब ये दोनों में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है कि आखिर क्या होता है प्लांट सेल और क्या होता है एनिमल सेल। बच्चों अगर ये सेल है, अगर ये सेल है
और इसके ऊपर ये सेल है, क्या होगा इसमें, न्यूक्लियस होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा। लेकिन इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर एक और लेयर हो जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, अगर इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट हो, अगर सेल वॉल प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे हम लोग प्लांट सेल। और अगर सेल वॉल एब्सेंट हो, अगर सेल वॉल एब्सेंट हो तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, एनिमल सेल का। मतलब अगर एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जिसके पास सेल वॉल होगा वो होगा प्लांट सेल और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा वो होगा एनिमल सेल। क्लियर है? जिसके पास सेल वॉल होगा वो होगा प्लांट सेल और जिसके पास नहीं होगा वो होगा एनिमल सेल। दूसरा बात यह है बाबू कि जो प्लांट सेल होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। कैसा होता है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक। सर ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, आपने ऑटोट्रॉफिक यूज किया टर्म, ऑटोट्रॉफिक आखिर क्या होता है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक। बच्चों दो टर्म है, एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि हम लोगों का बायोलॉजी जब हम लोग 11th स्टार्ट करेंगे तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं बीच बीच में आएगा, इसलिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, बेसिक को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है, जिसको नहीं आता है वो सीख लीजिए कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है बाबू, जो कि अपना खाना खुद बनाता है, जो कि अपना खाना खुद बनाता है। आप लोगों में से एक के दिमाग में आया, सर हम भी अपना खाना खुद से बनाते हैं, अभी जाएंगे सर और गैस चूल्हा पे खाना बनाएंगे। तो बच्चों उसको नहीं बोलते हैं अपना खाना खुद से बनाना। अपना खाना खुद से बनाने का मतलब ये है कि आप जाके धूप में बैठ जाइए 1 घंटा और आपका पेट भर जाए, उसको क्या बोलते हैं, अपना खाना खुद से बनाना। तो प्लांट, ऐसा हुआ कभी क्या कि प्लांट के पास आप लोग गए हो और 1 बोरा चावल ला के रख दिए हो कि लो 1 महीना तुम इसको खाना, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता, आखिर ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट सेल के पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के जब होता है तो क्या होता है, वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बना देता है। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और क्या बन जाता है, हमारा ग्लूकोज बन जाता है। तो ये प्रोसेस किस में होता है, प्लांट्स में होता है। मतलब ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, विच मेक देयर फूड बाई देम सेल्फ। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन, या फिर हु कैन, दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन make their food by themselves। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। क्या मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलने का, डायरेक्टली ही क्यों नहीं बोले, तो जो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं या फिर ऐसे बहुत सारे ह्यूमन्स हैं जो कि क्या करते हैं, अगर आप शेर को ले लें, लायन का एग्जांपल लेते हैं, क्या उसने कभी शेर को कभी घास खाते हुए देखा आपने? शेर कभी घास नहीं खाता है, शेर क्या खाता है, मांस। तो वो तो ऑटोट्रॉफिक पर डिपेंड नहीं हुआ। फिर हमने जो बात बोला कि हेटेरोट्रॉफिक वो होता है जो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होता है। तो शेर क्या खाता है, मांस खाता है, और मांस खाने वाला जो जिसको वो मांस खाएगा वो भी तो हेटेरोट्रॉफी है, वो तो किसी और पे फीड कर रहा है। तो क्या इसीलिए बोले हम कि जो हेटेरोट्रॉफ होता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पे, ऑटोट्रॉफ पे। डायरेक्टली कौन डिपेंडेंट होगा, जैसे एग्जांपल ले ले रैबिट का, एग्जांपल अगर हम लोग ले ले रैबिट का, रैबिट क्या खाता है, घास, गाजर। तो वो आखिर क्या, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब एक रैबिट है, उसको खाया लायन, तो लायन किस पे डिपेंड है, रैबिट पे। और रैबिट किस पे डिपेंड है आपका, देखिए समझिए इस चीज़ को, मान लीजिए रैबिट है, रैबिट किस पे फीड कर रहा है, ग्रास पे फीड कर रहा है। और एक लायन है,
लायन को घास खाते हुए देखा नहीं, ये नहीं खाएगा, ये किस पे फीड करेगा, रैबिट पे। तो जो रैबिट है वो ग्रास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली, और जो लायन है वो ग्रास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली। और जो ग्रास होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। क्या होता है बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स होता है। मतलब एक हेट्रोट्रॉफ या तो डायरेक्टली डिपेंड कर सकता है ऑटोट्रॉफ पे, या तो इनडायरेक्टली डिपेंड कर सकता है। तो हेट्रोट्रॉफ का हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे, दोज ऑर्गेनिज्म who depends on autotrophic organism डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आया, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। अब हम लोग आ रहे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल को हम लोग बोले थे ऑटोट्रॉफ, और अब तो पता चला ना कि एनिमल सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ। एनिमल सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्लियर है। क्यों बोलते हैं इसको ऑटोट्रॉफ बाबू, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों, क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल से क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये बना लेता है ग्लूकोज और अपना खाना खुद से बना लेता है। ठीक है, वहीं क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है। समझ में आया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फिर आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेल क्या होता है, बेसिक चीज कंप्लीट हुआ। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। तो ये सब हमारा जो कंसेप्ट था जो कि हर जगह यूज आता, उस चीज़ हम लोगों ने 2 क्लास में मिलके क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड का, और उस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि एनसीईआरटी का कौन सा लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछ रहा है और अगला बार कौन सा लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रेडी हो जाइए आप लोग अब क्लास 11th के लिए, जो कि क्लास 10 से क्लास 11 में जो बच्चे जाएंगे उसके लिए एक बेसिक से हम लोग स्टार्ट करें सेशन को। एंजॉय कीजिए सेशन को और लाइक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। पढ़ाई कीजिए।